वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुश आमदीद सबकी सोच में कहते हैं आपको। और हसनैन, अक्सर हम अपने प्रोग्राम में डिबेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बल्कि डिस्कशन होती है हमारी या तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या फिर हेल्थ के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, कि बहुत से मसाइल यहाँ पे ख़ास तौर पे सामने आते हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ख़ास तौर पर सेहत की अगेन मैं जो बात कर रही हूँ, फिर उसके अलावा एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही हैं ये गवर्नमेंट्स मिलके। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पर यूएस एड के जरिए, आपने जरूर ये लफ्ज़ सुना होगा, तो ये जो इदारा है इसके साथ मिलके पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल हो गई या फिर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एलायंस आप कह सकते हैं। तो ये हुकूमतें मिलकर स्कूल्स हो गए या फिर उसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनकी तामीर और तरक्की में ये ताउन फराहम करती हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं इंजीनियर अनवर अफरीदी साहब। जी इंजीनियर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो यूएस एड के हवाले से पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। हमें ये बताइएगा कि आप तालीम के शोबे पे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया, कौन कौन से काम कर रहे हैं, और स्पेशली आज के प्रोग्राम में हमें ये भी बताइएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, और दही इलाकों में स्पेशली थोड़ा सा जो दुश्वार गुजार इलाके होते हैं उनके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं आपके पहले आखिरी सवाल से स्टार्ट करूंगा कि क्या लायामल होता है प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का। यूएसएड का तरीक़ाकार ये है कि हम एक 5 साला स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको कंट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी CDCS कहते हैं। ये हर 5 साल के लिए बनती है। हमारी अभी जो लेटेस्ट 2023 में बनी थी 2028 तक होती, वो बेस्ड करती है पाकिस्तान की, जिस कंट्री में भी वो यूएसएड ऑपरेट करता है, उनकी तरजीहात को देखते हुए और यूएस गवर्नमेंट की तरजीहात को भी देखते हुए कि हमने अगले 5 साल में इस मुल्क में किन किन शोबों में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिल के काम करना है। और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिल के वो बनाई जाती है और उनकी प्रायोरिटीज़ को भी, उनकी तरजीहात को भी देखा जाता है। तो उसमें उसके बाद फिर हर शोबे में सेहत, तालीम, पानी के नकासी, इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें फिर एलोकेशन होती है, फंड्स की एलोकेशन होती है कि भाई यहाँ पे हम ये फंड्स इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड स्टेप में फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बैठ के ये तय किया जाता है कि भाई प्रायोरिटीज़ उनसे ली जाती है कि भाई आपको स्कूल चाहिए तो कहाँ पे चाहिए। उनकी तरफ से जब आ जाती है कि भाई हमें इस शोबे में इन जगहों पे स्कूल चाहिए, तो उनकी फिर एक डिटेल असेसमेंट होती है कि आया वाकई में वहाँ पे ज़रूरत है, गवर्नमेंट के पास फंडिंग है उसको मेंटेन करने की। तो ये सारा सिलसिला होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर उनको फंड करने के लिए। ठीक, अच्छा, वो 100% मेक श्योर किया जाता है पहले। जी ये सारी डिटेल प्लानिंग होती है और उसके बाद ही फिर प्रोजेक्ट्स बेसिकली उनके एंड पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सिस्टम है PC1 के थ्रू वो अप्रूवल हमें चाहिए होती है, लाजमी है, उसके बगैर आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट करती है। आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट करती है, अमेरिकन या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी तरफ से नीड आती है, नीड आ रही है कि भाई हमें इन जगहों पे, इन शोबों में, और इन शोबों में फिर हमें इन जगहों में जैसे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जो पहले जिनको फाटा कहा जाता था उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनमें ज़्यादा इनकी तरजीहात होती हैं कि यहाँ पे हमें काम करना है। तो फिर जब PC1 गवर्नमेंट के अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद फिर हमारी इंटरनल अप्रूवल शुरू हो जाती है और अप्रूवल के बाद फिर हम इम्प्लीमेंटेशन में। क्लाइमेट चेंज हिट की वजह से ना पाकिस्तान टॉप में आता है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे सबसे ज़्यादा, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब उसकी वजह से सबसे बड़ा जो एक मसला आता है नेचुरल डिजास्टर्स में, वो सैलाब हर साल पाकिस्तान में आ जाता है, बल्कि हमारे तमाम तर सूबों में ही आ जाता है। अभी मैं अगर ये बोलूँ कि सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब में भी आता है। तो खैर, अब सैलाब आने की वजह से ना सिर्फ हमारे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स उनको नुकसान होता है, रिहायशी इमारतें भी हैं, लोगों के घर वगैरह सब कुछ ही तो बह जाता है ना। तो फिर जो उनकी रिहेबिलिटेशन होती है वो सिर्फ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की करता है यूएसएड, या रिहायशी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, रिहायशी लेवल पे नहीं जाते हैं, वो कुछ डिफरेंट ग्रांट्स हमारी होती है जो कि उनको जो लोग इफेक्ट हुए होते हैं उनको डायरेक्ट कैश की सूरत में उस तरह सपोर्ट में इफेक्टिव डिफरेंट तरीके हैं वो मिल जाती है। बट हाउसिंग की रिकंस्ट्रक्शन उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है।
جو بھی گورنمنٹ اسکولز ہاسپٹلز اس طرح کے ادارے افیکٹ ہوئے ہیں اور جو کہ گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کر دے کہ بھئی ان جگہوں پہ یہ چیزیں ہم نے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنی ہے, تو ان کو پھر ہم ان کو پک کرتے ہیں اور ان کی ریکنسٹرکشن تعمیر نو میں کام کرتے ہیں, وہ چاہے اسکول ہیں. یہ کانٹریکٹر صاحب کے اپنے ہوتے ہیں یا کانٹریکٹر صاحب؟ نہیں, جیسے انہوں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ اٹس اے G2G پروگرام, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, US گورنمنٹ ٹو پاکستان گورنمنٹ. تو کانٹریکٹر سارے گورنمنٹ آف پاکستان ہائر کرتی ہے, فنڈنگ USAID کی ہوتی ہے. ہماری طرف سے ان کی ٹاپ سپرویژن کے لیے ہم اپنے کنسلٹنٹس انجینئرنگ فارمز رکھتے ہیں جو کہ کوالٹی ایشورنس, کوالٹی چیک ان کانٹریکٹرز پہ رکھتی ہے, اور پھر ان کے پیمنٹس وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی ہائر کرتی ہے اور وہی مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بیسک ایجوکیشن پروگرام کے تحت تقریباً سیلاب سے متاثرہ 160 اسکول بنائے گئے تھے, 106 اسکول بیگ پارٹن بنائے گئے تھے. اس حوالے سے USAID نے کیا کچھ کام کیا تھا اور یہ کام کب سے سٹارٹ ہوا تھا؟ اچھا, بڑا ریلیونٹ کوشچن, کیونکہ میں نے وہ مینیج کیا وہ پروجیکٹ. الحمدللہ 6 اسکول آپ نے بنائے. 106 اسکول ہم نے الحمدللہ اسی سال کمپلیٹ کیے. یہ انٹیریئر سندھ ہے؟ یہ انٹیریئر سندھ ہے, ناردرن سندھ ہے. پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا 2012 میں, 2010-11 میں ایگریمنٹ سائنڈ ہو گیا تھا. پھر ڈیزائنز اور جو میں نے سلسلہ آپ کو بتایا کہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اسکول, تو اس میں تقریباً 1.5 سال لگ گیا. 12 میں پراپر ان کی 2012 میں کنسٹرکشن شروع ہو گئی. تو یہی تھا کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ترجیح پریفرنس آئی کہ بھئی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کے اسکولز ہم نے کی تعمیر نو کرنی ہے. تو ان میں 8 ڈسٹرکٹ سلیکٹ کیے گئے جو ناردرن سندھ کے ہیں, سکھر, خیرپور, کمبر شہداد کوٹ, لاڑکانہ, دادو, نہیں نواب شاہ نہیں تھا, اور کراچی میں بھی 9 اسکول کراچی میں بھی بنے ہیں جو کہ ان کے دیہی علاقوں والے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان سب میں مل کے 106 اسکول بنے تھے. پلاننگ اور ڈیزائننگ کے حوالے سے چونکہ یہ فلڈ افیکٹڈ اسکولس تھے تو اس میں پہلی فرسٹ اسٹیپ یہ لیا گیا تھا کہ دوبارہ جب ہم بنائیں گے تو جہاں پہ اسکول کے لیے ہمارے پاس الٹرنیٹ لینڈ زمین موجود ہے تاکہ ہم اسی جگہ پہ نہ بنا سکے کیونکہ فلڈ نے تو آنا ہے, تو سیف جگہ پہ بنا لیں. تو جہاں پہ یہ گنجائش تھی لوکلز لینڈ دینے کو تیار تھے اور انہوں نے ڈونیٹ بھی کی, تو اسکولز کی اوریجنل جگہ کو چینج کیا گیا اور اس کے ساتھ ڈیزائن کو بھی بہت اور مضبوط کیا گیا کہ اگر کیونکہ فلڈز آنے کو تو آ سکتا ہے, آپ روک نہیں سکتے ان کو, نئی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا فلڈ آئے گا. تو اس کے لیے اس کو بہت مضبوط اور اسٹرکچرلی کافی مضبوط بنایا گیا تھا. اور جہاں پہ گنجائش نہیں تھی, جگہ وہی اویلیبل تھی جہاں پہ پہلے اسکول گھیرے تھے, تو وہاں پہ مین جو ایک چیز ہوتی ہے بیسک پانی سے بچانے کے لیے آپ نے ریز کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسکولس کو ریز کیا گیا ہے کافی. وہ بھی آپ کسی بھی فلڈ کے لیے اس کو نہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں, مطلب ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں. تو اس حد تک اس کو ریز کر دیا یا ڈیزائن کر دیا جاتا ہے کہ اگر فلڈز آئے بھی تو کوئی میجر ڈیمیج اسکول کو نہ ہو. جیسے 22 میں آئے تھے فلڈز, تو اس میں ہمارے تمام اسکول جو تھے ان میں پانی بالکل گیا تھا, اندر بلڈنگ میں بھی چلا گیا تھا, مگر اس میں کوئی میجر ڈیمیج اسکول بلڈنگ کو نہیں ہوا تھا. جب پانی ریسیڈ ہوا یا انہوں نے پمپ سے وغیرہ نکال لیا تو اسکول واز فائن. ان کو جو تھوڑی بہت پینٹ اور یہ چیزیں خراب ہوئی تھی اس کو وہ کر کے تو واپس بچے اس میں پڑھنے کے لیے فنکشنل ہو گئے. تو یہ طریقہ کار تھا ان کے سلیکشن ڈیزائن اور پلاننگ کے لیے. اچھا, تو ابھی آپ لوگ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں سر؟ ابھی ہمارے مین جو 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں, ایک فاٹا انفراسٹرکچر پروگرام ہے جو کہ فاٹا اب ان کو مرج ڈسٹرکٹس کہا جاتا ہے, جو نئے ڈسٹرکٹس بنائے گئے ہیں, ضم کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان میں چل رہا ہے. اور دوسرا میونسپل سروسز پروگرام سندھ میں ایک چل رہا ہے جس میں صاف پانی, ڈرنکنگ واٹر اور ویسٹ واٹر کی نکاسی کا, جس میں ایک پورشن سیکشن ان کے صاف پانی کی والا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ صرف جیکباد سٹی میں ہے, پورے سندھ میں نہیں ہے. اور جو ویسٹ واٹر کی فراہمی ہوگی جیکب آباد تک, ابھی اس کا گھیرا ہے جی جیکب آباد تک ہی ہوگا, اس سے بیونڈ نہیں ہے. اور اسی پھر جو گندے پانی کی جو نکاسی ہے وہ ابھی آن گوئنگ ہے جو کہ,
और ये दोनों प्रोजेक्ट है प्लान है और ये अगले साल बलूचिस्तान वाला कौन सा बताया आपने, सॉरी? सिंध में और केपी में अच्छा, केपी वाला क्या था? फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। फाटा का अच्छा, जो वहाँ इंतजाम पे हो भी उसके बाद स्कूल्स वगैरह बन रहे हैं? उनमें ये हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू भी सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे पुराना भी है। उसमें हमने रोड्स, मेजर रोड्स बनाई है, बहुत मोर देन 600 किलोमीटर्स ऑफ रोड रिकंस्ट्रक्ट रिहेबिलिटेट की है। 47 स्कूल्स बन रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर की स्कीम्स चल रही हैं, और पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो है और ग्रिड स्टेशन की। इंजीनियर साहब, आप खुद भी इंजीनियर हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जब हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो QC का होता है, देयर इज़ नो क्वालिटी कंट्रोल। सो USAID के प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी कंट्रोल को किस तरह से मैयर किया जाता है, देखा जाता है और उसको इंश्योर किया जाता है कि जिस क्वालिटी के तहत आपने वो फंड्स दिए हैं उसी क्वालिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए? ये बहुत अहम और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कॉन्ट्रैक्टिंग सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, उनके पास अपना भी एक कंसल्टेंट होता है जिन्होंने डिज़ाइन किया होता है और जो कि सुपरविजन भी करता है फिर उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की। ऑन टॉप ऑफ दैट USAID अपने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कंसल्टेंट उनको कहते हैं। हमारा अपना कंसल्टेंट होता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो चेक करता है इनके कंस्ट्रक्शन के काम को, और उनकी सर्टिफिकेशन के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे रिलीज होते हैं। जब वो सर्टिफाई कर ले कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स डिज़ाइंस कंप्लीट हो गया है, वो सर्टिफिकेशन हमारे पास आती है। उसकी बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना इनवॉइस या बिल जिसको कहते हैं वो सबमिट होता है, और फिर हम उसकी बेस पे पेमेंट उनका रीइंबर्स कर देते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों के एजुकेशन के और हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें फ्री ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन होती है आवाम के लिए? ये USAID का रोल जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक होता है, करने तक है। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो सेकंड फेज है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और उसमें हमारी USAID की इन्वॉल्वमेंट अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा लेकिन कोई और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उससे अगर कोई आम आदमी मुस्तफीद होना चाहता हो तो वो उसी अंदाज में हो सकता है कि भाई स्कूल बन रहे हैं तो उनको पता होगा कि भाई यहाँ पे एक नया स्कूल बना है, सो कोई गरीब लोग हैं अगर तो वहाँ पे एडमिशन वगैरह लेते हैं इसी तरह से। वो मतलब हमारी गवर्नमेंट का फिर आ जाता है। जी, देखें ये सारे चूंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर का ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई, ये सारे ना गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है जाहिर बात है एजुकेशन फ्री है प्राइमरी लेवल तक या मिडिल लेवल तक, तो वो उसमें हर बच्चा जा सकता है, उसमें ये कोई। अच्छा, वैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट है तो उससे मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि हमारे यहाँ स्कूल्स की फॉर एग्जांपल अगर बात कर लो, इवन हॉस्पिटल्स के भी हालात गवर्नमेंट के बड़े ही बुरे हो जाते हैं, तो USAID क्या फिर बाद में उसको मेक श्योर करता रहता है वक्तन फवक्तन कि वहाँ पे हालात बेहतर है, जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट्स को हम एवेल्यूएशन कहते हैं, बास प्रोजेक्ट्स पे होती है। कभी वाशिंगटन या अमेरिका से भी जाती है कि यार हमने फलाने प्रोजेक्ट को देखना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो एड दी थी, उसके आगे असरात मतलब वो फैसिलिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, सब पे नहीं होता, बास पे होता है, उस पे एवेल्यूएशन होती है। आपके पास प्रोग्राम मौजूद है। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के साथ तो आप प्रोजेक्ट करते ही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी आपके होते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं आपके? जी हाँ, बिल्कुल। उनको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारी लगत में कहा जाता है, USAID की लगत में। उसमें ये होता है कि USAID डायरेक्ट ट्रैक्ट अवार्ड करता है, हम डायरेक्टली उन कॉन्ट्रैक्टर को फिर हमारी ज़बान में इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट ओवरसी करते हैं, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये फिर कुछ ग्रांट्स भी दी जाती हैं, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किया जाता है, तो बिल्कुल डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। वो फिर थ्रू NGOs, INGOs या UN ऑर्गेनाइजेशंस या इनके साथ, और जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या ADB हो गया, इनके साथ शराकत में भी प्रोजेक्ट। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि USAID इसी दिल लगी के साथ पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स करती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस।